हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आईओ फिल्म और एनएमटीसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है जिसे हम डाइफेक्टाइन इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात हम ये कर लेते हैं कि डाइफेक्टाइन इक्वेशंस क्या होती है। देखिए, डाइफेक्टाइन इक्वेशन क्या होती है ना, एक ऐसी इक्वेशन जो कि एक से ज्यादा वेरिएबल में हो और हमें उसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने हो, मतलब उसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस अगर रिक्वायर्ड होंगे तो हम उसे बोलेंगे डाइफेक्टाइन इक्वेशन। ठीक है, तो हम इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, है ना। डेफिनेशन क्या होती है। अच्छा, जो है सेशन स्टार्ट हो उससे पहले आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस पे आने वाले दिनों में और भी अच्छा अच्छा कंटेंट जो कि ओलंपियाड या फिर जेई से रिलेटेड है वो आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड यहाँ पर मिल सके। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या होती है लाइफ एंड इक्वेशन, हम उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एन इक्वेशन विथ एन इक्वेशन विथ मोर देन one variable, an equation with more than one variable for which integral integral for which integral solutions are required। ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन जो एक से ज्यादा वेरिएबल में हो और जिसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड। जैसे अगर हम बात करें तो देखो, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल सी, ये क्या हो सकती है, ये एक सिंपल इक्वेशन हो सकती है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है ना। और यहाँ पर क्या होगा भाई, ए बी सी ये सब कहते हैं, दिस ऑल बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपको डाइफेक्टाइन इक्वेशन पढ़ने से पहले ना दो थ्योरम याद रखनी पड़ेगी, है ना। थ्योरम आसान आसान सी है ना, मतलब कैसे याद रखेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए, यहां पर हम क्या कह सकते हैं, द इक्वेशन द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी हैज हैज has integer solutions has integer solutions if GCD यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए कॉमा बी डिवाइड सी। मतलब ये कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये कि अगर यहां पर जो आपके पास इक्वेशन दी हुई है ना, तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर ए और बी का एचसीएफ सी को डिवाइड करेगा तो इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे ही होंगे। कैसे, अगर मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूं तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए, मतलब इसका एक सोल्यूशन तो होगा ही सही, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो मैं बस आपको एक जस्ट सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए लेट्स सपोज मैंने आपके सामने लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, 2 और 3 का एचसीएफ कितना है, 1 है, और वो 1 इस 1 को डिवाइड करता है। तो इंटीग्रल सॉल्यूशन एक होगा या एक से ज्यादा होंगे वो तो हमें पता ही चल जाएगा, है ना। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा इंटीग्रल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, मुझे बताओ, अगर मैं एक्स की जगह -1 पुट कर दूं, तो देखो आप एक्स को जैसे ही -1 पुट करोगे तो 3y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो आप देखो इसका इंटीग्रल सोल्यूशन आया नहीं है, -1, 1 दोनों इंटीग्रल है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर x और y का एचसीएफ इसको डिवाइड करेगा सी को, तो इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे ही होंगे। आगे बात समझ में क्लियर है ना। अब देखो, यहाँ पर तो आपको किस फॉर्म में दे रखा है, यहाँ पर आपको ये दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी की फॉर्म में, है ना। लेकिन इसी से एक एप्लीकेशन और निकाल दी जाती है। क्या एप्लीकेशन निकालते हैं, एप्लीकेशन ये निकाल देते हैं, ये भी थ्योरम की फॉर्म में ही होता है कि अगर आपके पास इक्वेशन ऐसे लिखी हो, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 1, है ना, अभी इसी फॉर्म में मैंने बताया था, है ना। और ऐसा दे रखा हो कि ए और बी का जो जीसीडी है वो कितना दे रखा है, वो आपको 1 दे रखा हो, तो क्या कह देते हैं हम कि यहाँ पर एक्स वाई जेड के भी इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर भी सॉरी, ए बी के क्या होंगे, इंटीग्रल सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। यानी कहने की बात ये है कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 1 की फॉर्म में हो और ए और बी का एचसीएफ अगर 1 हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो इसको डिवाइड करेगा ही सही। तो ये पहले वाली इक्वेशन का ही तो जो है एप्लीकेशन हो गया कि वहां पर आपको यही चीज दे रखी थी कि ए बी का एचसीएफ जो होगा वो सी को डिवाइड करेगा। तो ये भी तो वही हो गया, इसने पहले से ये दे दिया कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 1 है, और ये दे रखा है कि ए और बी का जो एचसीएफ है वो 1 है। तो ये 1 ऑलरेडी इस 1 को डिवाइड कर रहा है, तो इसके भी इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे। तो वही चीज है जो कि यहाँ पर दूसरे तरीके से बता दी गई।
ठीक है। अब चलिए देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अभी मैंने आपको वही बताया था, है ना, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1, तो उसके सोल्यूशन निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। लेकिन जो गौर करने वाली बात है कि स्टेप इंटेन इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम एक्चुअल में यहाँ बना देते हैं x, और यहाँ पर, है ना, अब देखिए इसके सॉल्यूशंस निकलते ही जाएंगे, निकलते जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हो, वो भी इंटीग्रल, है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप x इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, -1, जो कि मैंने आपको पुट करवाया था अभी लास्ट में मैंने बताया। x इक्वल्स टू -1 जैसे ही पुट करेंगे तो आपको पता चला था 3y इक्वल्स टू तो 3 आ रहा है, यानी यहाँ से y की वैल्यू 1 आ रही है। यानी जब आपने x को -1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। चलो एक काम करते हैं, x की वैल्यू को एक बार के लिए 2 पुट करते हैं। जैसे ही पुट करोगे तो देखो 3y इक्वल्स टू कितना बनेगा, ये तो 2 टू द 4 बनेगा, तो 1 माइनस 4 कितना बनेगा, माइनस का 3। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, यानी ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1। अब आपको बार बार सोल्यूशन चेक करने की जरूरत नहीं है कि आप ऐसे पुट करोगे निकालोगे, पुट करोगे निकालोगे। आपको यहाँ से पैटर्न देखना पड़ेगा। कैसे पैटर्न देखोगे, ध्यान से देखो। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ देखो, यहां से आप जब जाएंगे, है ना, तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ देखो +3 करो एक बार, है ना। यहां से जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम, यहाँ -2 करते हैं। फिर से क्या कर देंगे, +3 कर दो। फिर से क्या कर दोगे, -2 कर दो। +3 करोगे तो कितना आएगा, देखो 5। -2 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3। बात समझ में आ रही है मेरी। फिर से +3 कर दो तो कितना बन जाएगा, 8। फिर से -2 कर दो तो कितना आ जाएगा, -5। तो ये सब जो होंगे, ये सब क्या होंगे, ये सब इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे। कैसे निकाल रहे हैं, बात समझ में आ रही है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप एक सॉल्यूशन निकालो और इस तरीके से फॉलो कर दो। देखो इधर प्लस चलेगा, इधर माइनस चलेगा। अब ये +3 कैसे हुआ, है ना, भाई मैंने दूसरा सोल्यूशन भी निकाल करके देख लिया। जैसे ही दूसरा सोल्यूशन निकाला तो देखो यहाँ +3 हो गया, यहाँ -2 हो गया। तो बस अब ये पैटर्न यहाँ फॉलो होता हुआ चलेगा। इसी तरीके से हम डाइफेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप कब तक वैल्यूज पुट कर सकते हैं, बार बार तो पुट नहीं कर सकते ना, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें ये पैटर्न देखना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये -2 किया, -2 किया, -2 किया, देखो इधर प्लस चल रहा है, इधर माइनस चल रहा है। तो ये क्यों चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लस आ रहा है। अगर यहाँ माइनस आ जाता तो कहानी अलग होती। अब ऐसा क्यों है कि इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था अभी थ्योरम में कि अगर इन दोनों का एचसीएफ इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ पर इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे होंगे। तो आप इस तरीके से इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं वहां पर जो बाकी के सॉल्यूशन थे वो भी उसको सेटिस्फाई करते होंगे। जैसे मान लीजिए देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा आपके पास, फाइंड फाइंड सॉल्यूशन ऑफ 4x minus 3y is equals to 120 in the range 0 to 50। अच्छा, अब जब हम बात कर रहे हैं डाइफेंटाइन इक्वेशन की तो ध्यान रखिएगा भाई, मैं आपसे इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ लिख देते हैं फाइंड इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखिए इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन है या नहीं है, तो वो भी तो चेक करना पड़ेगा ना। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सर यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, इनका एचसीएफ 1 है, और अगर इसका एचसीएफ 120 को डिवाइड कर रहा है तो इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे बिल्कुल। तो 4 और 3 का एचसीएफ 1 होता है जो कि 120 को डिवाइड कर रहा है, यानी कि इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस है। तो अब हम वो निकालेंगे कैसे, निकालने के लिए पहला सॉल्यूशन तो हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ आप देख लो पहला एचसीएफ ऑफ 4, 3 कितना है, 1 है, तो 1 इसको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर अपन इसको चेक करते हैं, देखो एट, अब मान लो सबसे पहले x इक्वल्स टू 30 रख दो। ऐसा क्यों रख रहा हूँ कि 120 बनेगा, इसको डिवाइड करेंगे बस, सॉरी इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, देखो 4 इंटू 30 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 120। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। यानी आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, है ना। क्या देखना है हमें, अब एक चीज और नोटिस करने में आएंगे भी, कैसे आएगी वो देखना हम, आप ध्यान से देखो। यहाँ पर x को आपने 30 रखा तो y 0 आ गया। अब एक काम करते हैं, देखो x को हम 33 भी रख के देखते हैं, है ना। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ और ये मैं क्यों सोच पा रहा हूँ ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। x को 33 रखेंगे तो देखो कितना बनेगा, 4 इंटू 33 माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 120। तो देखो ये कितना बनेगा, 4 3 12, 4 3 12, 132 बनेगा। तो यहाँ से 132 माइनस 120 यानी कि 12 बनेगा। दिस इज इक्वल्स टू 3y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 4 आ रही है। तो मतलब जब ये 33 है तो ये 4 आ रहा है। तो आप देखो यहाँ क्या होगा, +3, यहाँ क्या हो गया, +4। मेरे को ये सॉल्यूशन भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो +3 आया कहाँ से, यहाँ देखो y का जो कोफिशिएंट है
वो इधर x में ऐड करना है, और जो x का कोफिशिएंट है वो इधर y में ऐड करना है। अच्छा, पिछले वाले इक्वेशन में चलो, देखो यहाँ पर प्लस लगा हुआ था तो इधर माइनस हुआ था, तो जो +3 था वो कैसे आ रहा था, y का कोफिशिएंट हमने इसमें ऐड किया था, x के कोफिशिएंट को हमने माइनस किया था। तो माइनस कब करेंगे, जब यहाँ बीच में प्लस आएगा, ठीक है, और प्लस कब करेंगे, जब बीच में माइनस आएगा। तो ये पैटर्न है। तो अगला अगला सोल्यूशन क्या होगा, +3 कर दो 36, यहाँ क्या कर देंगे +4 तो 8, फिर से +3 कर दो तो कितना बनेगा 39, फिर से +4 कर दो तो 12, फिर से +3 कर दो तो कितना बनेगा 42, फिर से +4 कर दो तो 16, +3 करो तो बनेगा 45, +4 करोगे तो बनेगा 20, फिर से +3 कर दो तो कितना बनेगा 48, फिर से +4 कर दो तो बनेगा 24। क्या इसके आगे जाएंगे, क्या नहीं जा सकते, क्योंकि उसने बोला 0 से 50। यहाँ +3 जैसे ही कर दोगे तो 51 हो जाएगा। तो कितने सोल्यूशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने सोल्यूशन हो जाएंगे भाई, टोटल यहाँ पे 7 सोल्यूशन हो जाएंगे। तो आप केवल एक वैल्यू निकालें, एक सोल्यूशन निकालें, उसके बाद देख लें x वाले में y का कोफिशिएंट ऐड कर देना है और y वाले में x का कोफिशिएंट ऐड कर देना है। कब, जब यहाँ नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव हुआ तो x में तो प्लस करेंगे और y में माइनस करेंगे। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी कंटेंट यहाँ पर मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है, फाइंड दी natural solution find the natural solution of 12 of x plus 5y is equals to 125। अब नेचुरल सोल्यूशन का मतलब पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो आप सबसे पहले तो यहाँ देखिए क्या इसका एचसीएफ इसको डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है। भाई ये इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि अगर एचसीएफ को डिवाइड नहीं कर रहा होगा तो नेचुरल सोल्यूशन तो वैसे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो आप यहाँ से देखें एचसीएफ कितना है 12 और 5 का, तो वो आपको दिख रहा है 1, और 1 ऑब्वियस सी बात है 125 को डिवाइड कर रहा है। तो अब आपको करना क्या है, अब आप पहला सोल्यूशन निकाल लो। अच्छा देखो, और अच्छा तरीका बताता हूँ और हम इसको कैसे सोच सकते हैं। मुझे बात बताइए, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं भाई, क्योंकि आप x को कुछ रखोगे फिर सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो क्या हम ऐसा भी सोच सकते हैं, यहाँ पे देखो 5y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5y इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं क्या, देखो 125 माइनस का 12। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 125 माइनस 12x अपॉन में 5। आएगा कि नहीं आएगा भाई, आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं सॉल्यूशंस को ऐसे लिखूं, यहाँ x लिखते हैं यहाँ y लिखते हैं, है ना। अब आप ध्यान से देखें, जैसे ही आप x को 0 रखोगे, है ना, क्या रखोगे, एट x इक्वल टू 0 y कितना आ जाएगा 125, यानी ये तो 125 आ जाएगा। अब आप एक काम करो, देखो ये जो है 5 का मल्टीपल बनाना है। अब अगर 5 का मल्टीपल बनाना है तो 5 का मल्टीपल बनाने के लिए मैं x को क्या रखूं, भाई x की वैल्यू 5 रखी जा सकती है ना, क्योंकि ये तभी तो 5 का मल्टीपल बनेगा। तो मैंने इस इक्वेशन को ऐसे रिड्यूस कर लिया कि भाई ये तो भाई ऑलरेडी देखो 5 का मल्टीपल है, इसको 5 का मल्टीपल बना दें। तो अब अपन x इक्वल टू 5 रखते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नेचुरल सोल्यूशन तभी निकलेंगे, अदरवाइज तो कैसे निकलेंगे, है ना। तो यहाँ से आप x इक्वल टू 5 रखो। जैसे ही x इक्वल टू 5 रखोगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 125 माइनस का 12, है ना, 125 माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये कितना आ जाएगा भाई, अगर 125 माइनस 12 कर दोगे तो देखो कितना बन रहा है ये, आप इसको ध्यान से देखो, ये 3 बनेगा और ये 2 माइनस 1 करोगे तो 1 बनेगा, ये 200 एंड सॉरी 100 एंड कितना बन जाएगा, ये 113 बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये बनेगा 113। तो यानी कि जब आपने इसको 5 रखा तो ये 3 बन जाएगा। तो आपको ऐसे ही इसको सॉल्व करते हुए चलना है ना। तो आप देख लो यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ +5 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ माइनस का 12 हो रहा है। तो अगेन +5 -12 +5 -12 +5 -12, ये ऐसे चलता हुआ जाएगा, है ना। और नेचुरल सॉल्यूशंस का मतलब क्या हो गया कि सारे के सारे जो है पॉजिटिव सॉल्यूशंस आने चाहिए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। तो ऐसे आप इसमें बहुत सारे सोल्यूशन निकाल सकते हो, +5 करके -12 करके अगेन +5 करना है और फिर से -12 करना है। और जब तक ये वैल्यू पॉजिटिव चल रही है तब तक काम है, क्योंकि देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये कैसा रहेगा, ये जाएगा नेगेटिव, क्योंकि माइनस चलता जा रहा है ना। तो एक पॉइंट पर एक ऐसी वैल्यू आएगी जहां पर ये नेगेटिव हो जाए, तो आपको वो सोल्यूशन नहीं रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम इसके नेचुरल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने देखो 2 सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिए, बाकी आप कर लेना। ठीक है, बस तरीका यही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट क्या है, देखो अब क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे। क्वेश्चन ये बोला है, हाउ मेनी हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशन हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशन डज the equation how many integral solution does the equation 4x plus 12y equals to 5 है। अब जिसको वो थ्योरम पता होगा तो जल्दी सॉल्व कर देगा, क्योंकि हमें पता है अगर हमें इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने तो हमें इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अगर इनका एचसीएफ इसको डिवाइड कर रहा होगा तो इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे। तो आप एचसीएफ निकालिए। देखिए एचसीएफ निकालेंगे अगर 4 और 12 का, तो आपको पता है वो कितना निकल करके आ रहा है 4। और क्या 4 5 को डिवाइड कर रहा है क्या? 4 does not divide 4 does not divide 5, so no integral solution। देखो सॉल्यूशंस तो होंगे लेकिन इंटीग्रल नहीं होंगे, है ना। नो इंटीग्रल मतलब इंटीग्रल नहीं होंगे सॉल्यूशंस तो, लेकिन इंटीग्रल नहीं। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। आगे बात समझ में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, गिवन दैट, अब देखो ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और ये पूछे भी जाते हैं। गिवन दैट द पॉजिटिव इंटीजर गिवन दैट द पॉजिटिव इंटीजर x greater than 1 and y satisfy satisfy the equation 2000 of 7x minus 21y equals to 1923। आपसे बोला है find the minimum value of 2x plus 3y। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि 2x plus 3y को अगर मिनिमम होना है तो x को भी मिनिमम होना पड़ेगा और y को भी मिनिमम होना पड़ेगा। तो उसी का यूज करते हैं हम। देखो कैसे करेंगे, यहाँ आपको ये चीज लिखा हुआ है तो आपको थोड़ा सा फैक्टराइजेशन का आइडिया होना चाहिए। कैसे सॉल्व करते हैं ना वो मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसे सॉल्व करें। 2000 of 7x minus 21y is equals to 1923 लिखा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई सॉल्यूशंस तो तभी निकाल पाएंगे ना हम इसके पॉजिटिव, क्योंकि उसने बोला ना गिवन दैट पॉजिटिव इंटीजर x एंड y, तो ये पॉजिटिव इंटीजर से यानी कि ऑब्वियस सी बात है 2007 और 21 का जो एचसीएफ है वो इसको डिवाइड कर रहा होगा। तो हम सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे और इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे। तो अगर आप इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ निकल करके आएगा, देखो 3 7 तो 3 आ रहा है ये एचसीएफ। अब अगर ये 3 आ रहा है तो इससे इसको 3 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है 3 6 18 3 6 18 3 9 27 माइनस 3 7 21। ये कितना बनेगा 3 6 18 3 4 12 और 3 1 3, तो ये बन जाएगा। अब देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 669 ऑफ x यहाँ लिखा हुआ है, माइनस क्या करता हूं मैं, एक काम करता हूँ 641 को इधर ले आता हूँ। मैं क्या इसको फैक्टराइज करूंगा, है ना। अब ये जो 641 है ना गाइस, इसको मैं क्या बनाऊंगा, इसको मैं 669 बनाने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए मैं इसमें 28 को माइनस करूंगा। अब अगर 28 माइनस किए तो 28 को ऐड भी करना पड़ेगा और माइनस 7y इक्वल टू 0। मैंने इसको ऐसे लिख दिया। स्टेप समझ में आ गई। हमने क्या किया है, 641 को 669 बनाना है ताकि मैं इसको क्या कर सकूं, फैक्टराइज कर सकूं। तो मैंने यहाँ पर 641 में क्या करा, माइनस 28 को ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये 669 ऑफ x बनेगा, ये 669 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा, देखो 7y माइनस 28। ठीक है आगे चलते हैं। देखो यहां से अगर आप 669 कॉमन ले लोगे तो ये x माइनस 1 बनेगा, यहां से 7 कॉमन ले लोगे तो ये y माइनस का 4 बनेगा। आगे बात समझ में। अब देखिए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये हो सकता है कि जो 7 है वो x माइनस 1 को डिवाइड करें। भाई ऑब्वियस सी बात है 7 किसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा, इसको तो कर ही नहीं पा रहा हो क्योंकि 7 9 63, तो इसको नहीं कर पाएगा। यानी 7 डिवाइड्स x माइनस 1, ये चीज निकल करके आ गई। तो 7 डिवाइड्स x माइनस 1। अच्छा x की किस मिनिमम वैल्यू के लिए 7 इसको डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो x मिनिमम होना चाहिए। तो x की कौन सी मिनिमम वैल्यू के लिए 7 इसको डिवाइड करेगा, तो x मिनिमम यहाँ पर कितना होना चाहिए, x मिनिमम होना चाहिए 8, क्योंकि उसने पॉजिटिव इंटीजर्स बोले, आप नेगेटिव में नहीं जाना।
उसने बोला ना पॉजिटिव इंटीजर, तो हम इसको पॉजिटिव में लेंगे। इसी तरीके से जो y माइनस फोर है, दैट डिवाइड्स y माइनस फोर डिवाइड्स 669। अब अगर y माइनस फोर डिवाइड कर रहा है किसको, 669 को, है ना, तो अगर y माइनस फोर डिवाइड कर रहा है 669 को, तो कौन सी मिनिमम वैल्यू होगी जिसके लिए इसको डिवाइड करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है y की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए भैया, ये इसको डिवाइड करे तो मुझे बताओ 673 होगी क्या, क्योंकि 673 में से 4 जाएंगे तो 669 बचेगा, तो यहाँ से y मिनिमम ये होना चाहिए। अब आपसे उसने क्वेश्चन में पूछा है कि ये मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए आप 2x मिनिमम प्लस 3y मिनिमम कैलकुलेट कर लें। तो आप जैसे निकालेंगे तो देखो 2 इंटू 8 बनेगा प्लस 3 इंटू 673 बनेगा। सॉल्व कर लो इसको, कितना बन रहा है ये, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये तो बन रहा है 16, ये बन रहा है देखो 3 3 का 9, 3 7 का 21 और 3 का 18, तो ये बन रहा है 2019। तो आप जैसे ही इनको ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 2035। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 2035। आगे बात समझ में क्लियर है, बताइए भाई। तो इस तरीके से डाइपेंटाइन इक्वेशंस के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है ये तो लीनियर डाइपेंटाइन इक्वेशन के बारे में हमने डिस्कशन करा। जब हम नेक्स्ट सेशन लेंगे तो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कशन करेंगे नॉन लीनियर डाइपेंटाइन इक्वेशन का। एक साथ सब कुछ नहीं बताऊंगा, मैं धीरे धीरे बताऊंगा ताकि चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आज हमने डिस्कशन किया है लीनियर डाइपेंटाइन इक्वेशन का, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पर हमने कहीं पर भी पावर 2 पावर 3 का यूज नहीं करा। तो आगे हम डिस्कशन करेंगे नॉन लीनियर डाइपेंटाइन इक्वेशन का, जिसमें आपको मैं और भी अच्छे से फैक्टराइजेशन को जो है समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। सेशन अच्छा लगा हो तो भाई इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस पे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिल सके। चलिए बाय बाय।